CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते का आज दूसरा कारोबारी दिन है। कल हमने देखा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक सेशन देखने को मिला, जहां पर आप देखें तो एक तो चुनावी परिणाम का असर था मार्केट्स में और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल भी ठीक ठाक था। लेकिन कल के उतार चढ़ाव के बाद आज मार्केट्स आप देखें तो थोड़ी सी सुस्ती के, थोड़ी सी गिरावट के मूड आपको दिखा रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो शुरुआत से लेकर अब तक तकरीबन अब तो डे लो के करीब ही फिसलता हुआ नजर आ रहा है। 200 अंकों की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है और अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी सी वीकनेस है। चलिए पूरे मार्केट के एक्शन को विस्तार से समझते हैं और ये भी जानेंगे कि मार्केट में दरअसल एक गिरावट क्यों आ रही है। निफ्टी बैंक यहां पर भी आप देखिए 500 अंकों की गिरावट है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है कि डे लो के करीब हम कर रहे हैं कारोबार। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप का चेक लेके देख लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां पर भी जो एक्शन आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर आएगा। 270 अंकों की गिरावट है, ये भी लुढ़क गया डे लो पर। और स्मॉल कैप काफ़ी देर तक हरे निशान मेंटेन करने के बाद अब इसने भी गिव अप कर दिया है। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े आपको ये बता रहे हैं कि 1108 शेयर ऐसे हैं मार्केट में जहां पर आप देख सकते हैं कि तेजी के साथ कारोबार है। 1835 ऐसे जहां पर आपको देखने को मिल रही है गिरावट, यानी आज बेयर्स जो है ये मार्केट पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। दिखा देता हूं आपको पूरे सेक्टर की तस्वीर, इससे हो जाएगा साफ। अब इंडिया वेक्स ये आपको 2.5% ऊपर नजर आएगा। हालांकि जितनी उम्मीद थी उतना ज़्यादा उछाल नहीं है। अब मैं इसकी चर्चा इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि कल देर शाम हमने देखा था कि ईरान की तरफ से यूएई पर हमला हुआ है और इसके चलते कच्चे तेल में उछाल और उसने मार्केट का मूड माहौल ख़राब कर दिया। ब्रेंट $114 तक गया था। डिफेंस एज अ पैक यहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, आधे प्रतिशत ऊपर है। आईटी में रीबाउंड है, एफएमसीजी कमज़ोर, फाइनेंशियल्स कमज़ोर, बैंक्स कमज़ोर, पीएसयू बैंक कमज़ोर है। निफ्टी मेटल ये फ्लैट चल रहा है लेकिन नेगेटिव बायस के साथ। सिमिलर विद फार्मा, रियल्टी 1.5% नीचे, ये सिग्निफिकेंट हो गया। ऑयल एंड गैस की बास्केट ये नीचे चल रही है। आईटी ऊपर है, कैपिटल गुड्स ऊपर है, कैपिटल मार्केट ऊपर है और डिफेंस एज अ पैक यही ऊपर है। बाकी चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही नजर आएगी। निफ्टी के कंपोनेंट्स एक बार दिखा देता हूं आपको। निफ्टी के कंपोनेंट्स आपको क्या कह रहे हैं, कौन से स्टॉक्स तेजी में हैं, कौन से स्टॉक्स मंदी में हैं। और निफ्टी के लिहाज से आप देखिए एक तो आईटी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचडीएफसी लाइफ और टाइटन। हालांकि ये बेचारे मिलकर भी चारों स्टॉक 11 अंकों का ही कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन सामने ड्रैग करने में आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक, दिग्गज एलएनटी कमज़ोर है और रिलायंस भी कल के मूव के बाद आज थोड़ा सा सुस्ता रहा है। निफ्टी बैंक को देखा जाए, हालांकि स्थिति तो साफ हो ही गई होगी कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के देखिए कुल मिलाकर ही इतना भारी भरकम दबाव दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 70 अंकों का कट दे रहा है और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी गिरावट है। तेजी है सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक पे और नतीजों से पहले पीएनबी यहाँ पर भी सिर्फ हरा निशान है। हालांकि कंट्रीब्यूशन तो ना के बराबर है, लेकिन मार्केट का मूड माहौल खराब किया एक तो क्रूड ने, और क्योंकि क्रूड इतना ज़्यादा सर्च कर चुका है तो डॉलर रुपये की इक्वेशन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार नए लोस पर 95.38 पर अब $1 का भाव चल रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 95.4 ये अब तक का सबसे निचला स्तर है रुपए के लिए। ब्रेंट $114 के करीब, तो ये भी आप देखें तो मार्केट्स के लिए फिलहाल के लिए बड़ी हेडेक बना हुआ है। लेकिन ऐसे उतार चढ़ाव वाले मार्केट्स में भी डट कर सामना कर रहे हैं पूरी वॉलेटिलिटी के साथ हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट। तो करेंगे शो में स्वागत। सबसे पहले देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरीश जुजारे, सचिन गुप्ता है हमारे पास और मधु बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आप तीनों का स्वागत है शो में। नमस्कार। एक काम करते हैं, बात करें आगे, इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस आपकी क्या कह रही है। तो स्क्रीन पर आएगा डेटा और इस शो की खास बात यही है कि जो आइडियाज़ इस शो में डिस्कस होते हैं उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ आपके सामने परफॉर्मेंस रखा जाता है। हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो फ्लैट है, इसे मैं माइनस में नहीं मानूंगा। सचिन जी की पोर्टफोलियो अगेन फ्लैट, आधे प्रतिशत की बढ़त है, हफ्ते की शुरुआत ही हुई है। वहीं मधु बंसल के कुछ स्टॉक्स कमाल कर गए हैं क्योंकि 1.5% की तेजी ऐसे उतार चढ़ाव वाले मार्केट्स में एक ही दिन में देखने को मिले तो ठीक परफॉर्मेंस है। लेकिन ध्यान रखिएगा कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है आपकी स्क्रीन पर और थोड़ी सी देर में अपडेटेड परफॉर्मेंस भी मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। लेकिन सबसे पहले काम करते हैं, अब समझ लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स आपको रडार पर रखने चाहिए। देख लेते हैं हरीश जी का पोर्टफोलियो। हरीश जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर कौन कौन से आइडियाज़ हैं आपके पास और क्या विकल्प बन रहा है। थर्मैक्स है, एवलॉन टेक, नाटको फार्मा, सारी पोजीशन क्लोज हैं। केपीआईटी टेक की भी हमने बात की थी कल।
तो पोर्टफोलियो तो सर आपका खाली है। खेल के नियम मुझे बता रहे हैं कि एटलीस्ट 2 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो सकते हैं। पहला स्टॉक कौन सा होगा? हरीश जी के साथ संपर्क में हो रही है थोड़ी सी दिक्कतें, कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे। तब तक एक काम करते हैं, सचिन जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। सचिन जी के पोर्टफोलियो में बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस, लेकिन आधे प्रतिशत के मूव्स यहाँ पर है। क्या क्या है सर आपके पास पोर्टफोलियो में? थायरोकेयर, दीपक फर्टिलाइजर, प्रॉफिट बुकिंग मनप्पुरम में, सुदर्शन केमिकल, क्लाइंट फार्मा। आपका भी पोर्टफोलियो खाली पड़ा हुआ है। बताइए सर, पहला स्टॉक कौन सा होगा? स्टॉक का नाम है डाबर। एफएमसीजी सेक्टर्स में थोड़ा सा एक लाइक डिफेंसिव मूव आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते डाबर यहाँ पे बाइंग के लिए सजेस्ट करेंगे। एट करंट मार्केट प्राइस 454 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 445 का, अपसाइड टारगेट 470 तक देखने को 470 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर डाबर में देखने को मिल सकते हैं। आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी कुछ बढ़िया रिपोर्ट्स हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्टॉक डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। कारण ये है कि स्टेपल्स वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है, और यहाँ से अगर थोड़ी सी भी अर्निंग्स बढ़िया हो जाती हैं तो इन स्टॉक्स की री रेटिंग हो सकती है। डाबर को रखेगा आप रडार पर। अब चलिए देखते हैं मधु जी का पोर्टफोलियो, और अब तक ये पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा चमक आपको नजर आएगी, तकरीबन 1.5% की। वोडाफोन आइडिया, ये तो आज कमाल कर गया। पूछूंगा मैं कि कौन से स्तरों पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। HFCL इसको एग्जिट किया, ये भी आज चला है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर बिकवाली की राय दी, और अदानी पावर यहाँ पर दी थी खरीदारी की राय, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग होगी। वोडाफोन आइडिया का एक बार चार्ट लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। आज बहुत बड़ी वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी, और जो इसका FPO का प्राइस था 11 रुपये, इससे थोड़ा सा ऊपर निकला। 11 रुपये 32 पैसे इसका डे हाई है। मधु जी, वोडाफोन आइडिया में आपने किस भाव पर प्रॉफिट बुकिंग की? जी सैडली मैंने वोडाफोन आइडिया में नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट किया था, क्योंकि जिससे वोलेटिलिटी चल रही थी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बट आज का टारगेट बुक हो चुका है, हिट हो चुका है। तो थोड़ा सा समय से पहले ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लेकिन आज तो काफी बड़ा मूव आ गया। बताइए, कोई और ऐसा कन्विक्शन वाला स्टॉक है आपके पास आज? जी मैं अपनी पोजीशन बनाना चाहूंगी VEDL में, वेदांता लिमिटेड में। करंटली 302 के आसपास ट्रेड करता हुआ स्टॉक काफी तेजी में दिख रहा है। 330 के आसपास का टारगेट मैं रखकर चलना चाहूंगी, और स्टॉप लॉस 293 का। 330 का टारगेट है, स्टॉप लॉस कितना बताया आपने? 293। 293 रुपये का स्टॉप लॉस है, 330 के टारगेट्स हैं। दरअसल वेदांता, क्योंकि यहाँ पर डीमर्जर के बाद एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, तो इसका भाव आपको कम नजर आएगा। अब इसमें जून जुलाई के करीब इसकी जो बाकी की एंटिटीज़ हैं, इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। वेदांता में शायद दरअसल कहानी ये बन रही है कि जो मार्केट ने वैल्यू दिया, इसके एडजस्टमेंट के बाद ये थोड़ा सा डिस्काउंट पर था, और होल्ड को डिस्काउंट लगाने के बाद भी देखें तो ऐसा लग रहा है कि वेदांता इस भाव से थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। तो बढ़िया फंडामेंटल के साथ टेक्निकल ट्रिगर भी आ रहे हैं 330 के टारगेट के लिए। वेदांता स्टॉक पर नजर रखिएगा। सचिन जी से हमने जाना पहला आइडिया, तो हरीश जी अभी बचे हैं, पहला आइडिया बताएं। हरीश जी, आप शायद फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं, आवाज़ आपको आ रही होगी मेरी। बताइए कौन सा स्टॉक है सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, आज का ट्रेड मेरा रहेगा कि मार्केट में डिफेंस का थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी और मोमेंटम देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि डेटा पैटर्न्स मेरा स्टॉक रहेगा आज के लिए, ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अच्छे मोमेंटम देखने मिल सकता है। हटा दो यार। करंट लेवल से बाय करने की राय रहेगी। डेटा पैटर्न टारगेट बनेंगे 4450 के लिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4050। 4050 के स्टॉप लॉस के साथ डेटा पैटर्न्स, और ये भी डिफेंस एज अ पैकेज कंपनी, जिसमें हमने बात भी की थी कि यहाँ पर शायद ट्रेडिंग के अवसर आ सकते हैं। चार्ट्स में डिफेंस स्टॉक्स में दम नजर आ रहा है। 4450 के टारगेट्स हैं, रखेगा आप इस स्टॉक को खास रडार पर। तो हरीश जी, अब एक काम कीजिए, दूसरा आइडिया भी आप ही पहले बता दीजिए। आशीष जी, दूसरा आइडिया के लिए थोड़ा रुकना चाहता हूँ। मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी है, थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होने के लिए मैं वेट करूंगा। सेकंड हाफ में दूसरा स्टॉक जनरेट करूँ। सेकंड हाफ में बात करेंगे स्टॉक के बारे में, अभी तो फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति है। मधु जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया कौन सा होगा? जी मैं अपना दूसरा आइडिया लेना चाहूंगी नेटवेब टेक्नोलॉजीज में। IT सेक्टर की बात करें तो कॉन्टिन्यूसली उसको आउट परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक पिछले कई महीनों से, और अभी भी इसमें अच्छी तेजी मुझे बनती हुई दिख रही है।
4148 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक 4520 तक जाने की पोटेंशियल रखता है मेरे अकॉर्डिंग, जिसका स्टॉप लॉस 4025 का रखकर चलना चाहूँ। क्या गजब का उतार चढ़ाव है स्टॉक में। दरअसल मैं आपके सामने रखता हूँ इसका एक हफ्ते का चार्ट और इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। कल एक्चुअली इसकी कमज़ोर अर्निंग्स पर इस स्टॉक ने रिएक्ट किया। वैसे तो क्लासिकल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, लेकिन कल की गिरावट के बाद एक दरअसल पैनिक बन गया और ऑलमोस्ट आप देखें तो 3770 रुपये के करीब का इसने लो बनाया। कल क्लोजिंग बड़ी ख़राब देखने को मिली थी, हालांकि दिन के दौरान रिकवरी भी आई, लेकिन आज एकाएक 5-5.5% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। चार्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें तो फिलहाल टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 4520 रुपये तक के। तो नेटवेब ये बड़ा अप ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और नतीजों के बाद भी आप देखें तो यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है, खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। सचिन जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया कौन सा होगा? सचिन जी, आपका माइक शायद म्यूट पर है। या आशीष जी, मेरी साइड से दूसरा आइडिया भी बाइंग साइड में ही रहेगा। स्टॉक का नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और स्टॉक का स्ट्रक्चर देखे तो काफी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है डेली चार्ट पे जिस तरीके की स्ट्रेंथ है ये फर्दर और कंटिन्यू होनी चाहिए। सो यहाँ पर प्राइस करीब 1048 के आसपास में चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस से इनिशिएट की जा सकती है बाइंग की पोजीशंस। 1018 1018 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अपसाइड में 1090 1090 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकता है। सिरमा एसजीएस 1090 तक के टारगेट्स और आईटी स्टॉक्स में से ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पर आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 3-3.5% का मूव है, तो स्टॉक को भी रखेगा आप खास रडार पर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं शो में आगे। और भोपाल वडोदरा में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 9 मई को हैदराबाद पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की गहराई से समझना चाहते हैं तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। खासकर इस बाजार में तो आपकी समझ ही आपका नुकसान जो है वो कम कर सकती है, नुकसान से बचा सकती है। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर हैदराबाद के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अनुज सिंघल से मिलना चाहते हैं और सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 9 मई की तारीख नोट कर लें। तो मिलते हैं हैदराबाद में। तो चलिए इसी क्विक नोट पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे टाटा केमिकल्स के मैनेजमेंट से। कंपनी के चौथे तिमाही के नतीजे आए हैं। क्वार्टर 4 में आय देखें तो 2% और एबिटा में तकरीबन 16% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का घाटा बढ़कर 2132 करोड़ पर है, साथ ही मार्जिन भी गिरावट के साथ यहाँ पर क्वार्टर 4 में दिखे हैं। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाटा केमिकल्स के MD एंड CEO आर मुकुंदन। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और सबसे पहले मैं नतीजों के ऊपर ही बात करना चाहूँगा। मैं नतीजे देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इस बार जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिला है। खासतौर पर आप देखें तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कमज़ोर रही है। क्या खास रहा? ओवरऑल FY26 कैसा रहा सर कंपनी के लिए? तो FY26 में मेन जो बात है वो आपने सही कहा कि देयर वाज प्रेशर मेनली यूएस में विद द एक्सपोर्ट्स टू साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, क्योंकि वहाँ पे चाइना का एक्सपोर्ट एंड ओवर कैपेसिटी इम्पैक्ट काफ़ी हाई रहा है, प्राइस इम्पैक्ट काफ़ी रहा है। वो 20% हमारा जो यूएस का एक्सपोर्ट है वहाँ जाता है। उसके अलावा जब देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट जो है विच इज़ लार्ज, both India, US, and Kenya and UK have done extremely well. The positive side is that the non-soda ash sales has now touched 49% from 42%. Next year it will go beyond 50%. In fact, would be non-volatile, which means उसमें उतार चढ़ाव तो मार्केट जो चाइना का प्रेशर है वो कम रहेगा उसमें और ना के बराबर. And lastly, we have also taken an accounting charge of 2000 crore, which is a balance sheet and P&L item, mainly in the US asset where we wrote off the goodwill, mainly on account of weak prices in Southeast Asian markets. बिल्कुल, आपने वीक प्राइसिंग के बारे में बात की, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया मार्केट्स में, लेकिन ये कई क्वार्टर से हम सर ये लगातार सुनते जा रहे हैं। तो क्या इन लेवल्स पर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि प्राइसेस बॉटम आउट हो गए?
So एक तो बात है कि which is because of the current period, which is very much a tactical issue which is happening, and then there's a long-term issue. Tactical issue यही है कि हर market में prices have increased by $10 to $15 or so, mainly because of the bunker fuel increase, because the logistic costs have gone up, so customers are paying more, and the fact is that in Southeast Asia market that move has happened. But what also it means is in the short term, domestic suppliers will have a higher market share in most of the countries because they are able to compete better because of the higher logistic cost. तो that is a short term piece, and also the customers जो हैं वो भी चाहते हैं कि डोमेस्टिक सप्लायर रहे ताकि उनके जो सप्लाई में जो उतार चढ़ाव वो ना आए. तो I think that's also helping. Lastly, the rupee depreciation also is helping the pricing power in the domestic markets. The export markets in the long run, in my view, if you take long-term view, will be defined by the overcapacity in China and how that overcapacity is reduced. We have seen almost a 1 million ton come off the table as we speak. And most Chinese producers, synthetic producers, are producing at a loss. And that will play out through the year. And we will have to see how that structural change happens. But it is a structural change which they will have to do in terms of their own capacity rationalization to make sure that they are profitable. लेकिन सर आपने बात की कि इंडिया की परफॉर्मेंस आप देखें तो इस ग्लोबल जो वीकनेस आ रही है प्राइसिंग में इसको काफ़ी हद तक ऑफसेट कर रहा है. पिछले क्वार्टर्स में भी हमने देखा कि अर्निंग्स में इंडिया ऑपरेशन में एक रेजिलियंस नज़र आता है. लेकिन अब बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि कितने समय तक और क्या और आगे भी ये जो इंडिया ऑपरेशन की स्ट्रेंथ है ये ग्लोबल इम्पैक्ट को यहाँ पर नलिफाई कर पाएगी, ऑफसेट कर पाएगी? This is normal in the sense that domestic markets always perform better. Exports are mainly for slightly surplus capacity when you build a plant of a higher capacity. So this is true for India, this is true for Kenya, this is true for UK and as well as US. So the strength in Indian market is the fastest growing market. So Indian market will continue to grow, which is why we said that our focus on non-soda ash sales, we grew by almost 14% this year, and next year we'll grow by about 23% non-soda ash sales. Soda ash sales will be more or less flat. So our growth is going to come from segment which is other than soda ash, which is salt, bicarb, bromine, chlorine, all the other chemicals. So and in these products, China is not a big competitor, so there are no pricing pressure. सर अंत में समझना चाहूँगा कि FY27 के लिए क्या रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस होगी कंपनी की तरफ से? The revenue will certainly grow. Margins as of now, because of the tactical situation we are in, the margins may expand a bit because of the higher demand in the domestic market for all our locations. In the long run, we'll have to wait for the situation in Southeast Asia. There's basically China overcapacity to be addressed for soda ash. If you take all other products, they will continue to grow at double digits in the next year also. And we do hope overall that we will see growth, blended growth rate, which is positive and close to between 5 and 7% broadly. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ बात करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बात करेंगे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस की. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. तीनों के परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं. क्या एक्शन यहां पर तीनों के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है? तो हरीश जी के पोर्टफोलियो में आधे प्रतिशत के गेन, सचिन जी के पोर्टफोलियो में अब सबसे ज़्यादा तकरीबन 4% और मधु बंसल के में तकरीबन 1.25% की बढ़त देखने को मिल रही है. आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस शो में इतना ही. आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ. नमस्कार.